हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आ गया हूं फिर से मूवी अपडेट्स के साथ, जिसमें इस बार ज्यादातर तो टॉपिक जो हॉट न्यूज है यानी कि डीसी से रिलेटेड ही है, खास करके बैटमैन जैसे प्रोजेक्ट को लेकर। बाकी वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में और दूसरे स्टूडियो को लेकर किस तरीके से डील टूटी है और उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा बुरा है कितना नहीं, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। और कुछ कास्टिंग की अनाउंसमेंट पर भी, जिस पर मुझे लगता है जल्दी से आकर सीधे टॉपिक पर बात करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हर बार की तरह जो चीज मैं बोलता हूँ यानी कि मेरी रिक्वेस्ट, उस पर भी आ जाते हैं, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो ये अपडेट है डीसी के यूनिवर्स में दो और एक काफी बड़ी मेजर फिल्म की कैंसिलेशन की, जिसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है माइकल कीटन के यूनिवर्स की बैटमैन सोलो फिल्म की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, माइकल कीटन के बैटमैन पर एक सोलो फिल्म बनने वाली थी, जिस फिल्म की टाइमलाइन को असल में फ्लैश फिल्म के बाद शुरू किया जाना था। लेकिन अब चीजें बिगड़ने की वजह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया है। और एक और प्रोजेक्ट जिसमें कई सारे सोर्सेज का कहना यही है कि माइकल कीटन का अगला सोलो प्रोजेक्ट उनके बैटमैन के यूनिवर्स की सोलो फिल्म पर नहीं बल्कि एक और बैटमैन पर भी फोकस करता था, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। लेकिन बात रही माइकल कीटन के बैटमैन के सोलो फिल्म के प्रोजेक्ट की, तो इसकी कहानी नो डाउट फिर से गिरकर उठे हुए बैटमैन की स्टोरी लाइन को बताने की थी, जिस टाइमलाइन में माइकल कीटन ने बैटमैन बनना ही छोड़ दिया था, जो ब्रूस वेन के चलते पूरे शहर पर अपना कंट्रोल बनाकर रखता। लेकिन बैटमैन बनकर उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, जिस स्टोरी लाइन को कंटिन्यू अब भी कई सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग द फ्लैश फिल्म में किया जाएगा, ताकि बैरी की पूरी डेडिकेशन को देखकर बैटमैन भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाए फिर से बैटमैन बनने के लिए। लेकिन कैसे, फिलहाल तो उसका जवाब हमें फ्लैश फिल्म में ही मिलेगा। और बात रही इस अपडेट की कि ये अपडेट कहां से निकल कर आई है, वेल तो इसका क्रेडिट जाएगा जेफ सैंडियर को, जो कि एंकलर के रिपोर्टर है। और अब आ जाए दूसरे प्रोजेक्ट पर, तो ये प्रोजेक्ट भी माइकल कीटन के ही यूनिवर्स की बैटमैन बियॉन्ड थी, जिस रिपोर्ट को कवर करने का पूरा क्रेडिट जाएगा प्रैप के रिपोर्टर एम्बर्तो गोंजालिस को, जिसमें सिर्फ कैंसिलेशन नहीं बल्कि इस बात को भी कोट किया गया है, इस प्रोजेक्ट की कहानी लिखने की जिम्मेदारी क्रिस्टीना हुडसन को दी गई थी, जो फिलहाल तो आज की तारीख में वॉल्टर हमाडा के बाद मार्गो रॉबर्ट्स की बहुत ही चहेती बनी हुई है। और हो भी क्यों ना, वो उनके साथ मिलकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को बिल्ड करने वाली थी, आई मीन फीमेल लीड पायरेट्स के यूनिवर्स को, जो कि फिलहाल तो अब पॉसिबल नहीं, और ना ही अनफॉर्चुनेट उनके लिखे गए डीसी के फ्यूचर की कुछ फिल्में भी, जिसमें अब बैटमैन बियॉन्ड जैसी फिल्म भी शामिल है। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं ये भी बता दूं कि ये फिल्म बैटमैन बियॉन्ड की टाइमलाइन में जिस बैटमैन को इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी, वो कई सारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग कोई फ्यूचर की टाइमलाइन नहीं बल्कि डीसीयू की मेन टाइमलाइन थी, जिसमें हाँ आप ये भी समझ गए होंगे कि वही बैटमैन बियॉन्ड का कैरेक्टर ब्रूस वेन तक के कैरेक्टर के बैटमैन को रिप्लेस करने वाला था। और माइकल कीटन अपने रोल को छोड़कर एक अच्छी खासी रिटायरमेंट ले लेते, जिससे डीसी फ्रेश रिबूट भी हो जाता और एक अच्छी खासी नई टाइमलाइन भी बन जाती, अगेन वॉल्टर हमाडा के हिसाब से, जो कि अब जेम्स गन के आने के बाद बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बैटमैन बियॉन्ड की स्टोरी ही इतनी कमाल की है, जिसका असल बेस बैटमैन के कैरेक्टर की स्टोरी लाइन पर टिकी हुई है। और अगर वही नींव जो खुद डीसी में ही अभी तक अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई, तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं बनता कि आगे बस एक फ्लैश फिल्म से लेकर सोलो फिल्म बनाकर अगला ही प्रोजेक्ट बैटमैन बियॉन्ड का बना दिया जाए। और इसके अलावा इसी फिल्म से रिलेटेड एक और अपडेट ये भी है कि इस फिल्म में हम सिर्फ माइकल कीटन के बैटमैन को नहीं बल्कि कैट वुमेन, जिस आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले लेजेंडरी एक्ट्रेस रिचल प्यूरीफायर ने प्ले किया था, उन्हें भी रिटर्न लाने का था, ताकि इन दोनों कैरेक्टर के बीच के रोमांस को फिर से लोगों के सामने रखकर उनकी पुरानी यादें ताजा कर दी जाए। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि क्राइसिस ऑफ इन्फिनिटी अर्थ में जो छोटा सा टीज इन दोनों की शादी और हैप्पी लाइफ का दिया गया था, तो उसका मुझे लगता है कि इससे कोई भी लेना देना होगा, क्योंकि शो में कई सारी चीजें बेतुकी हुई थी, खास करके कैमियो को लेकर, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। और अब मुझे लगता है कि कैंसिलेशन की ये राह जो जेम्स गन की तरफ से चुनी गई है, वही बिल्कुल परफेक्ट है, अगर सच में ऐसा कोई प्रोजेक्ट माइकल कीटन के यूनिवर्स के बैटमैन में बन रहा था तो। क्योंकि जस्टिफाई तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिससे हटकर अब फ्लैश की कॉन्सेप्ट आर्ट की बात कर ले, तो बाकी सभी कॉन्सेप्ट आर्ट में से ये आर्ट बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कूल है, जिसमें हम दो बैरी एलन को देख सकते हैं। एक वो है जो सुपर गर्ल के साथ साथ माइकल कीटन के यूनिवर्स के बैटमैन के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जो असल मायने में अपने पावर से लेकर सूट तक को अपग्रेड डीसी की मेन टाइमलाइन के आए हुए बैरी एलन के बात करेगा। बाकी वो करप्ट यानी कि रिवर्स फ्लैश बनेगा भी या नहीं, उसकी ऐसी कोई भी अपडेट मेरे पास नहीं है। अब बात रही उसके सूट की, तो काफी क्लोजली देखने पर आपको ये बात भी पता चल जाती है कि ये सूट माइकल कीटन के यूनिवर्स के बैटमैन का ही है, जिसे बिल्ड करते हुए हमने टीजर में भी देखा था और खुद डायरेक्टर ने भी पोस्ट कर ऐसे किसी सूट की अपडेट दे दी थी, जो कि अब क्लियरली कॉन्सेप्ट आर्ट में काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है। जिसके बाद अब बात करते हैं सीधे अगले अपडेट की, तो ये
अपडेट जो कि यहाँ थोड़ी लेट है, लेकिन जो भी हो बात करनी तो बनती ही है कि असल में मैं यहाँ पर बात वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी आप ही कह लो वार्नर ब्रदर्स और लेजेंडरी स्टूडियो के ब्रेकअप की कर रहा हूँ, जिन्होंने अब आगे आने वाले प्रोजेक्ट की डील पूरी तरीके से वार्नर ब्रदर्स के साथ तोड़ दी है। जिन दोनों ही कंपनी का टीम अप कई सालों से चला था, जिसके अंडर रहकर उन्होंने एक से एक फिल्में बनाकर फैंस को सर्व की थी। लेकिन इस पर फैंस को फिलहाल तो अभी ज्यादा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेजेंडरी वालों की तरफ से कंफर्मेशन मॉन्स्टरवर्स से लेकर डून के बन रहे यूनिवर्स को लेकर दे दी है कि उस यूनिवर्स को वो लोग फिलहाल तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहे। यानी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी उन यूनिवर्स पर चाहे तो तब तक फिल्म बना सकता है जब तक वो लोग थक नहीं जाते, या फिर सिंपली कहूँ बॉक्स ऑफिस पर नंबर काफी ज्यादा अच्छे गिरते रहे तो, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है उससे ही। जिस दिन वो कम हुए तो इस फिल्म की भी डील यानी कि इसके यूनिवर्स की डील पूरी तरीके से टूटकर लेजेंडरी स्टूडियो के अंडर आ जाएगी, जो डेफिनेटली मैं दिल से कह सकता हूँ कि वो लोग यूनिवर्स के साथ यानी कि वार्नर ब्रदर्स के साथ रहकर बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। लेकिन डील तो डील होती है, जिससे कि अब उन्होंने पूरी तरीके से वार्नर ब्रदर्स से किनारा कर लिया है कि वो लोग बाकी दूसरे कंटेंट वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ मिलकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब ये डील नहीं प्राइम वालों ने कैच नहीं की बल्कि सोनी वालों के अंडर आ गई है। जी हाँ, सोनी पिक्चर्स, जो स्टूडियो आजकल कई बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है, चाहे वो डिसीजन स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को क्यों ना हो, जिसमें अब उनकी ये रहा फिलहाल तो लेजेंडरी पिक्चर्स के साथ आगे बढ़ेगी, जिनमें मैं आपको बता दूं पोकेमॉन वॉरक्राफ्ट, इनोला होम्स, सकर पंच, हैंगओवर 300 और क्लैश ऑफ टाइटन जैसी फिल्में आती है, जिसे लेकर हो सकता है कि सोनी वाले काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहे। लेकिन अब मेरी इन बातों को लेकर आप बिल्कुल भी ज्यादा सीरियस मत हो जाना, क्योंकि अभी के लिए तो बस ये डील हुई है, कोई बाकी फिल्मों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हमें वेट करना चाहिए। जिसके बाद आ जाए अगली अपडेट पर, तो ये अपडेट रश आवर 4 से रिलेटेड है, जिस बारे में फाइनली खुद जैकी चैन ने कंफर्मेशन देते हुए यही बात कंफर्म कर दी है कि वो स्टूडियो के साथ बैठकर इस फिल्म के 4th पार्ट पर बात करने वाले हैं, जिसकी कहानी के बारे में उन्हें पहले से ही पता है, और अब डिस्कशन वो लोग मिलकर डायरेक्टर के नाम का करेंगे, जो कि आगे चलकर इस यूनिवर्स की कमांड अपने हाथ में लेगा। खास करके तब जब आपको ये बात पता ना हो कि फिल्म के पहले के राइटर और डायरेक्टर ब्रैड फैनर को लात मारकर निकाल दिया गया है, उन पर चली कंट्रोवर्सी के चलते, जो कि अब आगे इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। ऐसे में न्यू डिसीजन और टैलेंट अगर अपनी कमांड संभालेगा तो हो सकता है कि चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी बनकर निकल कर आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बैड बॉयज पर लाइव फिल्म को ही ले लो, लेकिन जिस तरीके की फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग और जो ऑफेंसिव जोक इस फिल्म में डाले जाते थे, उसी टच के साथ मैं इस फिल्म को देखना चाहूंगा। और ये भी कि जैकी चैन और क्रिस टकर का करियर जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, वो इस फिल्म से रिवाइव कर जाए। बाकी एक्सट्रीम एक्शन की तो उम्मीद मैं नहीं रख रहा, लेकिन फिर भी जैकी चैन है तो पॉसिबिलिटी की उम्मीद अब भी बनी रहती है, जिस बारे में आप भी अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। और अब बात करें अगली अपडेट की, तो ये अपडेट डीसी की अपकमिंग फिल्म या फिर कहूँ जबरदस्ती कंट्रोवर्सी में पड़ी हुई फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम से रिलेटेड है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ 2 कास्ट की कंफर्मेशन के बारे में, जिसमें आता है सबसे पहला नाम जो कि है विलियम डेफ्यू का, जो कि कई सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग फिलहाल तो इस फिल्म का पार्ट नहीं है, और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, क्योंकि उनके कैरेक्टर को लेकर कुछ खास ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था, और ऊपर से अगर स्टोरी डिमांड भी नहीं करती तो फिर उस कैरेक्टर को रिटर्न लाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फिल्म 2 भाइयों की जर्नी के साथ साथ उनकी बॉन्डिंग पर भी फोकस करेगी, और एक दुश्मन जो कि उनके खून का प्यासा है उसकी स्टोरी भी बताएगी। ऐसे में आप भी समझ सकते हो कि कैरेक्टर को लेकर इस तरीके का रूमर के अकॉर्डिंग डिसीजन क्यों लिया गया होगा। लेकिन एक डिसीजन जो फिलहाल तो आपको पसंद नहीं आएगा वो है एम्बर हर्ड के मीरा के कैरेक्टर को लेकर, जिसकी टेस्ट स्क्रीनिंग में ये बात साफ कर दी गई है कि वो इस फिल्म में फिलहाल तो एक्सटेंडेड कैमियो में है, यानी वही कैमियो जिसकी डिटेल कोर्ट रूम में खुद उनकी एजेंसी ने लोगों के सामने लीक कर बता दी थी, जिसमें बाकी का क्रेडिट तो वॉल्टर हमाडा को भी जाता है, जिन्होंने पता नहीं क्यों परमिशन दे दी इस फिल्म के स्पॉइलर पर बात करने की। बाकी देखते हैं कि आगे और इस फिल्म से रिलेटेड किस किस तरीके के अपडेट निकल कर आते हैं। जिसके बाद फिर से बात की जाए वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की, तो डीसी के यूनिवर्स में 2 डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसमें से एक ऑलरेडी द फ्लैश फिल्म बना चुके हैं। यानी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एंडी मशाटी के साथ साथ इंडियाना जोन्स कह लो या फिर लोगन फिल्म के डायरेक्टर जेम्स मंगोल की, जो हो सकता है कि आगे चलकर डीसी के किसी न किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाए, और मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि उनका टेक सुपर हीरो की फिल्मों से लेकर बाकी दूसरी फिल्मों पर भी बहुत ज्यादा जबरदस्त रहा है। लेकिन खास करके लोगन जैसी फिल्म ये बात तो बता देती है कि जेम्स मंगोल कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं है, जिन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर की फिल्म को फाइनल एंड दिया था जिससे सारे के सारे फैंस भावुक हो गए थे, और जैसा टेक एक्समैन की बाकी फिल्मों के मुकाबले में इस फिल्म को दिया गया था उसकी तारीफ तो करनी बनती ही है। बाकी R-रेटेड का टैग उस फिल्म के वुल्वरीन के वर्जन को काफी ज्यादा एक्सट्रीम भी बताता है, और अगर ऐसी ही क्रिएटिविटी डीसी स्टूडियो के साथ जुड़ जाए तो फिर डेफिनेटली काफी अच्छा प्रोजेक्ट भी निकल कर आएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर एंडी मशाटी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ किसी भी डील में आगे बढ़ते हैं तो वो पार्टनरशिप काफी ज्यादा लंबी चलेगी, जिसमें हो सकता है कि आगे चलकर ये
ये लोग डीसी के बाकी दूसरे प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस भी करे अगर उनके विजन की फिल्म फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ जाए तो। लेकिन फिलहाल तो अब इस पर बातचीत चल रही है जिसकी बनती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी। और अब बात करें अगले अपडेट की तो ये अपडेट है शैडो एंड बोन से रिलेटेड, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर 16 मार्च की कंफर्म कर दी गई है, जिससे ये भी बात साफ हो जाती है कि इसका टीजर भी हमें जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर बात करें अगले अपडेट की तो ये अपडेट टायलर स्विफ्ट की अपकमिंग फिल्म से रिलेटेड है, जिसे लेकर वो डायरेक्टर डेब्यू भी करेगी, जिसकी कहानी लिखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, जिस काम को वो डिज्नी सर्चलाइट फॉक्स पिक्चर के अंडर रहकर करेगी। बाकी बात रही फिल्म के टाइटल और इसकी स्टोरी की कोई भी डिटेल की तो फिलहाल तो वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की गई है। बस उनके फैंस के लिए यही काफी है कि वो अब गाना छोड़ गाने को थोड़ा होल्ड कर फिल्मों की कहानी और डायरेक्शन में भी अपने हाथ को आजमाना चाहती है। उसके बाद बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से की गई एक कैंसिलेशन की, तो इस बार कैंसिलेशन की ये कैची द बास्टर्ड सन एंड द डेविल हिमसेल्फ के सीजन 2 पर पड़ी है, जिससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि सीजन 1 का रिस्पांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि शुरुआत अच्छी की गई थी, लेकिन ईमानदारी से कहूंगा प्रेजेंटेशन फिलहाल तो थोड़ा डगमगाया हुआ था, जिसमें प्रमोशन पर भी ब्लेम जाएगा। बाकी अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए मूव ऑन कर आते हैं येलो जैकेट के सीजन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट पर, जो कि ठीक शैडो एंड बोन की ही तरह मार्च के मंथ की रिलीज के लिए रेडी है। हालांकि एक एपिसोड ही रिलीज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी तारीख क्लियर कर बता दूं 24 मार्च की है, जिसका मैं क्या सारे के सारे फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और इसके बाद बात की जाए डैनियल ग्रेग के अगले प्रोजेक्ट की, तो उनका अगला प्रोजेक्ट लूका गुआडाग्निनो के साथ है, जिन्होंने असल में विलियम रोथ की लिखी गई नॉवेल क्वेर की अडेप्टेशन की अनाउंसमेंट की थी, जिस नॉवेल को मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कंटेंट किस तरीके का है। लेकिन जो भी हो, धीरे धीरे इस पर जो कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो उसे मैं कवर कर आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा। और अब आखिर में बात की जाए माइक फेनिगल जैसे टैलेंटेड कंटेंट डायरेक्टर की, तो जो डील उनकी प्राइम वीडियो के साथ प्राइम वालों के साथ हुई है, उसमें अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक काफी अमेजिंग सीरीज जिसे हम डार्क टावर और दी गन स्लिंगर के नाम से भी जानते हैं, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। बाकी प्रोजेक्ट पर पहले सोनी वालों ने किस तरीके का कचरा बनाया था वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बस मैं यही कह सकता हूँ कि स्टीफन किंग की लिखी गई ये डार्क टावर की यूनिवर्स अच्छा नहीं बल्कि काफी अच्छा ट्रीटमेंट चाहती है, जो कि अब जाकर मुझे लगता है माइक फेनिगल के नाम के जुड़ने के बाद डेफिनेटली इसे मिल गया है। बाकी फिर क्या अब इस प्रोजेक्ट के बनने का वेट करना चाहिए, जिस बारे में आप भी अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब इस मूवी अपडेट में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे बाकी किसी और मूवीज की कई सारी अपडेट्स के साथ, इसमें हर सीरीज भी शामिल होगी। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत, और टिल देन बाय।